जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में पाषाण काल। आज हिस्ट्री का पहला क्लास होगा जिसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। आइए, सबसे पहले हम लोग पाषाण काल में ये समझेंगे कि पाषाण काल को स्रोतों के आधार पर मानव इतिहास में 3 भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये पाषाण काल की पहला टॉपिक रहा कि स्रोतों के आधार पर मानव इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, स्रोतों के आधार पर मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आदि ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। तो चलिए हम लोग प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक क्या है इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहले है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में वो आता है कि जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, यानी जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। और इसके बाद है दूसरा आदि ऐतिहासिक। तो आदि ऐतिहासिक में है कि जिसका लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो। आप लोग समझते होंगे कि आदि ऐतिहासिक में है कि लिखित साक्ष्य हो, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो। उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में है कि लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो और पढ़ा भी गया हो। आप लोग समझ गए होंगे प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के बारे में। चलिए एक बार हम इसको दोबारा बोल देते हैं कि प्रागैतिहासिक जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। और उसके बाद है आदि ऐतिहासिक। तो आदि ऐतिहासिक में है कि जिसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा नहीं गया हो, आदि ऐतिहासिक कहते हैं। और उसके बाद तीसरा है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में है कि जिसका लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हो और पढ़ा भी गया हो, ऐतिहासिक कहलाता है। उसके बाद है कि 1820 ईस्वी में थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में थॉमसन नामक एक विद्वान ने इसे औजारों के आधार पर बांट दिया। यानी पाषाण काल को 1820 ईस्वी में थॉमसन नामक एक विद्वान ने औजारों के आधार पर बांट दिया। उसके बाद है कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग इतना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि 1820 ईस्वी में थॉमसन नामक एक विद्वान ने इसे औजारों के आधार पर बांट दिया। उसके बाद है कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उसके बाद है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहला था पूर्व पाषाण काल, उसके बाद दूसरा था मध्य पाषाण काल, उसके बाद तीसरा था नव पाषाण काल। तो चलिए हम लोग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में समझेंगे। पूर्व पाषाण काल के बारे में समझेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि इसका समय क्या है, इसके समय में कौन सी औजार का प्रयोग किया जाता था, वो औजार किस चीज का बना हुआ था और इसकी समय कितना दिन तक रहा, इसकी काल, ये पूर्व पाषाण काल कब से कब तक रहा, इसमें समझेंगे इसका महत्वपूर्ण स्थल क्या था, इसके बाद इसकी विशेषता क्या था, इसके बाद इसमें किस चीज की खोज हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे अभी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों में। तो चलिए तो हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में समझेंगे। पूर्व पाषाण काल के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो पूर्व पाषाण काल का समय 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक रहा है। पूर्व पाषाण काल 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक रहा है। बीसी का मतलब ईसा पूर्व 25 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक पूर्व पाषाण काल का समय रहा है। और इसमें औजार क्वाटजाय, सल्ख का प्रयोग किया जाता था। पूर्व पाषाण काल में औजार क्वाटजाय, सल्ख का प्रयोग किया जाता था। जब पूर्व पाषाण काल था तो इस समय औजार क्वाटजाय और सल्ख का प्रयोग किया जाता था। और इस पूर्व पाषाण काल में खोज आग की हुई। पूर्व पाषाण काल में आग की खोज हुई। जब पूर्व पाषाण काल चल रहा था 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक, तो इस समय आग की खोज हुई। और इसकी विशेषता है आखेटक, खाद्य सामग्री, शिकारी। यानी पूर्व पाषाण काल में
खाद्य सामग्री का लोग उपयोग करते थे। उसके बाद शिकारी करते थे, शिकार करते थे। तो ये सब इसकी विशेषता है पूर्व पाषाण काल की। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसकी महत्वपूर्ण स्थल क्या था और इस महत्वपूर्ण स्थल से क्या क्या चीज की प्राप्ति हुई। तो सबसे पहले है महत्वपूर्ण स्थल में कि अतिरम पक्कम तमिलनाडु, अतिरम पक्कम तमिलनाडु और है हथनौरा मध्य प्रदेश। अतिरम पक्कम तमिलनाडु, हथनौरा मध्य प्रदेश, इन दोनों जगहों से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। इन दोनों जगहों से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। यानी अतिरम पक्कम तमिलनाडु और हथनौरा मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। चलिए इतना आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी महत्वपूर्ण स्थल में है पहला अतिरम पक्कम तमिलनाडु और हथनौरा मध्य प्रदेश। तो इन दोनों से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला है। चलिए इसके बाद इसका दूसरा स्थल है भीमबेटका, यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है। तो इस भीमबेटका से इससे तीनों काल का चित्रकारी मिला था। यहाँ पे दिया हुआ है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश से तीनों काल का चित्रकारी मिला। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अतिरम पक्कम तमिलनाडु हथनौरा एमपी से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला। उसके बाद है कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में ही है, इनसे तीनों काल का चित्रकारी मिला। चलिए इसके बाद है अगला पॉइंट कि मिर्जापुर। तो मिर्जापुर से तीनों काल का औजार मिला। मिर्जापुर से पूर्व पाषाण काल में तीनों काल का औजार मिला। यानी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले अतिरम पक्कम तमिलनाडु और हथनौरा से मानव खोपड़ी का साक्ष्य मिला। उसके बाद दूसरा था कि भीमबेटका मध्य प्रदेश, तो इनसे तीनों काल का चित्रकारी मिला। उसके बाद था कि मिर्जापुर, इनसे तीनों काल का औजार मिला। उसके बाद है उत्तर प्रदेश बेलन घाटी, ये भी मध्य प्रदेश के ही हिस्सा है। चलिए आप लोग इतना समझ गए होंगे, इसके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में समझ गए, इसकी समय कितना से कितना तक रहा वो समझ गए, इसमें किन किन चीजों के औजार का प्रयोग हुआ वो समझ गए, और पूर्व पाषाण काल में किस चीज की खोज हुआ उसके बारे में आप लोग समझ गए। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। तो चलिए अब मध्य पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इसके समय के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम लोग पूर्व पाषाण काल के बारे में अच्छे से समझ गए। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का समय 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक रहा। यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक इसकी समय रहा। उसके बाद है कि इस समय में मध्य पाषाण काल के समय में माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर के औजार का प्रयोग किया जाता था। जब मध्य पाषाण काल चल रहा था तो इस समय में माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया। उसके बाद है खोज। तो इसमें खोज किसी चीज का नहीं हुआ, लेकिन जब पूर्व पाषाण काल में आग की खोज हुआ था, उसका प्रयोग पूर्व पाषाण काल में नहीं हुआ था। उसका प्रयोग यहाँ पे मध्य पाषाण काल में आके हुआ है। यानी जो पूर्व पाषाण काल में आग की जो खोज हुआ था, उसका प्रयोग यहाँ पे मध्य पाषाण काल में आके हुआ है। तो इसमें खोज किसी चीज का नहीं हुआ, लेकिन आग का प्रयोग हुआ, और इस आग का खोज पूर्व पाषाण काल में ही हो गया था। चलिए आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका समय 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक रहा है, और इस समय में माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था, और इस समय खोज नहीं हुआ किसी चीज का, लेकिन आग का प्रयोग हुआ, जो कि पूर्व पाषाण काल में ही इसकी खोज हो चुका था। इसमें आकर के इस आग का प्रयोग हुआ, और इसकी विशेषता सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें पशुपालन की शुरुआत हुआ। आप लोग को ये पता होगा कि सबसे प्रथम पशुपालन की जो शुरुआत हुआ, तो सबसे प्रथम पशु कुत्ता था। आप लोग जानते होंगेगा कि जब कहीं पे रहता है कोई टॉपिक कि सबसे प्रथम माने पालतू पशु कौन था, तो सबसे प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। उसको इसी मध्य पाषाण काल में प्रथम पालतू पशु कुत्ता बनाया गया था।
इसकी विशेषता में है कि आखिर तक खाद्य सामग्री, पशुपालन की शुरुआत और प्रथम पशु कुत्ता था। तो आप लोग ये जान गए कि कुत्ता को कब पालतू जानवर बनाया गया और किस समय में। तो मध्य पाषाण काल जब 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक रहा था, उस समय में कुत्ता को पालतू जानवर बनाया गया था और प्रथम पालतू जानवर कुत्ता को ही बनाया गया था। ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, और इसकी विशेषता इसमें जो है आखिर तक खाद्य सामग्री, ये पूर्व पाषाण काल में भी थे, लेकिन इसमें एक नया टॉपिक है जो इसमें पशुपालन की शुरुआत हुई और प्रथम पशु कुत्ता था। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई और प्रथम पशु कुत्ता था। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल सबसे पहला है चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से, यहाँ से मृदमांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। यानी महत्वपूर्ण स्थल में सबसे पहला है चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश, यहाँ से मृदमांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। उसके बाद दूसरा है सराइन हराय, सराइन हराय प्रतापगढ़ यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बागोर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी यानी मध्य प्रदेश। यानी सराइन हराय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला था। तो इससे पहले हम लोग जाने थे कि पशुपालन की शुरुआत हुआ मध्य पाषाण काल में, और कहाँ से मिला था इसका साक्ष्य। तो इसका साक्ष्य मिला था सराइन हराय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला था। तो चलिए, आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि कहाँ से इसका साक्ष्य मिला, कब इसका खोज हुआ, कब इसका शुरुआत हुआ। और उसके बाद है कि पायसराय मुंगेर बिहार, यानी मध्य पाषाण काल का ही महत्वपूर्ण स्थल में पायसराय मुंगेर बिहार भी आता है, लेकिन यहाँ से किसी चीज का साक्ष्य नहीं मिला। चलिए, तो इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नव पाषाण काल के बारे में। तो नव पाषाण काल के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। इससे पहले हम लोग पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और समझ गए, और उससे पहले हम लोग जाने थे पाषाण काल के बारे में। स्रोतों का आधार पर मानव इतिहास में 3 भागों में बांटा गया था, यानी प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इस सब के बारे में हम लोग जान गए थे। चलिए, अब हम लोग नव पाषाण काल के बारे में समझते हैं। हम लोग नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि नव पाषाण काल का समय 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा है। नव पाषाण काल का समय 4000 बीसी से 1000 बीसी तक रहा है। इसमें औजार सिलेट का प्रयोग किया जाता था। नव पाषाण काल में औजार सिलेट का प्रयोग किया जाता था। नव पाषाण काल में इसमें खोज, पहिया का खोज हुआ, कृषि समाज का खोज हुआ और अस्थाई समाज का खोज हुआ। यानी नव पाषाण काल में पहिया का खोज हुआ, कृषि समाज का खोज हुआ। इसके बाद इसकी विशेषता है कि कृषि का विकास हुआ और अस्थाई समाज का विकास हुआ। इसकी विशेषता में यानी नव पाषाण काल में कृषि का विकास हुआ, अस्थाई समाज का विकास हुआ, ये सब इसकी विशेषता है। इसके बाद है इसका महत्वपूर्ण स्थल। इसका महत्वपूर्ण स्थल है बुर्ज होम, कश्मीर। यहाँ से गर्तबास मिला। गर्तबास यानी गड्ढा, जिसे हम लोग गड्ढा कहते हैं, गड्ढा। गर्तबास उसी को कहते हैं, गड्ढा। गर्तबास का मतलब गड्ढा। चलिए, इसके बाद है कि यहाँ पर कब्र में मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। यानी नव पाषाण काल में ब्रुज होम कश्मीर का ये नियम था, नव पाषाण काल का ये नियम था कि मालिक के साथ कब्र में कुत्ता को भी दफनाने का आदेश मिला था इस समय। तो इस समय कब्र में मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता था। इसके बाद गुफा का राज कश्मीर को कहा जाता है, गुफा का राज कश्मीर को कहा जाता है। उसके बाद है इसका अगला महत्वपूर्ण स्थल कोल्डी हवा। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद है नोट, एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला। कृषि समाज आदि का खोज हुआ था इसमें। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है।
आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसके महत्वपूर्ण स्थल बुर्ज होम कश्मीर है, यहाँ से गरतवास मिला और यहाँ कब्र में मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का आदेश मिला था और गुफा का राज कश्मीर को कहा जाता है। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए। उसके बाद है कि कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। कोल्डी हवा से चावल का साक्ष्य मिला है और कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला है और इसका समय 4000 BC से लेकर 1000 BC तक रहा है। इसमें औजार सिलेट का प्रयोग किया गया था और इसमें पहिया का खोज हुआ और कृषि समाज आदि का खोज हुआ। चलिए, तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, आज हिस्ट्री का पहला क्लास खत्म हुआ। इसके बाद चलेगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कहते हैं IBC। तो इसके बाद हम लोग हिस्ट्री में IBC के बारे में विस्तार से जानेंगे। IBC का क्लास थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम का भी रहेगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग IBC के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।